नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। एक विषय है जो बहुत पुराना है, करीब 4 महीने हो गए हैं। उस वक्त भी हम बात कर रहे थे, उस समय भी हम बात कर रहे थे, इस पर चर्चा कर रहे थे जब यह सब शुरू हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि कानून के अधीन होकर, न्यायपालिका के अधीन होकर उस पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं। और वो जब निर्णय आता है तो उसमें कुछ ऐसे विषय भी सामने आते हैं जब बात होती है कि भाई आखिर चूक कहाँ हुई, किससे गलती हुई, क्यों ऐसा हुआ युवाओं के साथ। तो बहुत सी बातें निकल कर आती हैं, बहुत से घटनाक्रम निकल कर आते हैं, बहुत से ऐसे नियम, कानून, प्रावधान निकल कर आते हैं। ठीक है, जो न्यायालय है वो तो नियमों के हिसाब से ही और जो विधान है उसके हिसाब से ही अपना फैसला देता है और देखता है कि जो कुछ नियम कानून हैं वो संगत हैं, न्याय संगत हैं या नहीं। लेकिन ये जो पूरा विषय आप समझ रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ सहायक शिक्षक जो बर्खास्त कर दिए गए हैं। इन्हें बर्खास्त किया गया है इस आधार पर कि ये बीएड डिग्रीधारी हैं, जबकि जिस पद पर ये कार्यरत थे जब ये बर्खास्त किए गए उसके पहले करीब 1.5 साल तक या फिर कहिए 16 महीनों तक, तब ये कहा गया कि इसके लिए बीएड की नहीं डीएड की आवश्यकता है प्राथमिक स्कूलों में अध्यापन के लिए। तो उसके बाद ये सब पूरा मामला उठता है। तो चलिए इस पर आज हम बात करेंगे, आखिर क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, समर्थन में क्या बातें आ रही हैं और इस दिशा में क्या कुछ सोचा जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों का, युवाओं का भविष्य है। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक पिछले 120 दिनों से नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें फिर से सेवा में लिया जाए, यानी समायोजन किया जाए। यह आंदोलन अब सिर्फ नौकरी या पढ़ाई का मामला नहीं रह गया है, यह अब सम्मान, रोजी रोटी और भविष्य की चिंता का मुद्दा बन चुका है। 10 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि सहायक शिक्षक के पद पर सिर्फ डीएड डिग्रीधारी ही नियुक्त हो सकते हैं। इस फैसले से 2897 बीएड डिग्रीधारी शिक्षक बेरोजगार हो गए। इनमें से 56 तो ऐसे थे जिन्होंने स्थायी सरकारी नौकरियां छोड़कर यह पद ज्वाइन किया था। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने बच्चों को पूरी मेहनत से पढ़ाया, अब जब उन्हें अनुभव हो गया है तो उन्हें अचानक बाहर कर देना अन्याय है। आंदोलन में शामिल ज्यादातर शिक्षक बस्तर, सरगुजा जैसे दूर दराज और आदिवासी इलाकों से आए हैं और अब भी शांति से अपना हक मांग रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन शिक्षकों के विषय में सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का अनुरोध किया है। अभी आंदोलन राजनीति में भी गूंजने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बहस शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि सरकार ने कुछ स्तरीय समिति बनाई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है और उसी के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार में समन्वय की कमी है और ये मामला पहले ही हल हो सकता था। कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल के पत्र को एक लेटर बम बताया है जो सरकार के भीतर की कमजोरियां दिखाता है। देखिए, सरकार ने इसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी उसका अध्ययन कर रही है और समिति के रिपोर्ट के हिसाब से जो बीएड शिक्षक है उनके विषय पर सरकार बहुत गंभीर है और गंभीरता से विचार कर रही है। ये तो एक बहाना है, असल में लेटर बम है जिसको बृजमोहन अग्रवाल जी ने फोड़ा है। ये भी एक दर्द है कि जब भी मिलेगा तो चुनौती खड़ा करेंगे। तो सरकार में तालमेल मेरे ख्याल से न रहने का ही नतीजा है कि लेटर बम फोड़ रहे हैं लोग। मोहन जी ने साफ तौर पर लिखा है कि सुशासन का मतलब सत्ता में बैठना नहीं होता। क्या क्या कहना चाहते हैं? एकदम बृजमोहन जी जो बोल रहे हैं ना, हमारी पूरी उनके साथ संवेदना है और जो भाव प्रकट कर रहे हैं उसमें हम लोगों का भी भाव है कि ये केवल सत्ता सुख के लिए नहीं है,
सेवा के लिए है। और जो लोग आज आग में चल रहे हैं, हमारी बहन बेटियां जो है नवरात्र के समय, ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बात है कि उनके समस्या का समाधान कौन निकालेगा, उनका आंसू कौन पोंछेगा। तो ठीक है, मुझे लगता है कि बाइट कुछ और जुड़ गई थी, जो असाइनमेंट में है वहाँ से कुछ लगता है आउटपुट से कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि बाइट कुछ और जुड़ गई है। ये बाइट वो नहीं थी जो हम दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए सीधे चर्चा पर हम आते हैं। पहले मैं परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी आपका स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी आपका स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी आपका भी स्वागत है। तो शुरुआत आपसे ही करूंगा दिनेश जी, क्योंकि मैं ठीक है ये बात शुरू होती है जब पूरी जो मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ उसमें क्या क्या कब कब होता है। ये पूरा जो विषय है 6285 पदों पर भर्ती निकलती है, नोटिफिकेशन जारी होता है 4 मई 23 को। उसके बाद आप समझिएगा 4 जून 23 को परीक्षा होती है, जुलाई अगले महीने रिजल्ट आ जाता है, अगस्त 23 में फिर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है। मतलब ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी ये भर्ती प्रक्रिया चलती है, भर्तियां होती हैं, फिर जब अंतिम जो निर्णय आता है उसके बाद ये शिक्षक बर्खास्त हो जाते हैं। ये सब कुछ आपको पता है। बात वही है कि वो पूछ रहे हैं कि भाई दोष किसका है। ठीक है, कांग्रेस और भाजपा राजनीति कर रही है इसमें, लेकिन ये जो युवा हैं उस कांग्रेस के शासनकाल से भी गुजरे हैं। वही प्रक्रियाएं जो बनाई गई थी वहाँ पर, जो अडॉप्ट की गई थी प्रक्रिया, उन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से वो इस दिशा में आगे बढ़े थे, उनका चयन हुआ था। अब छोड़िए राजनीति, क्या सोच रहे हैं इन युवाओं के बारे में? सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को और मेरे मीडिया पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, आज वाकई में विकट की घड़ी है। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सभी सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बीएड शिक्षाधारियों की नियुक्ति बर्खास्त की जाए। इसे लेकर हम और हमारी सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है, क्योंकि कांग्रेस की गई कुरीतियों की सजा आज मेरे बीएड शिक्षाधारी भुगत रहे हैं। कांग्रेस शासन ने गलत ढंग से प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इतने शिक्षकों की नियुक्ति हो गई और ये काम भी करने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब संज्ञान आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस पे खारिज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्पित है, इनको अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए हमने सर्वोच्च एक संस्था बनाई है जो इस पे रिसर्च कर रही है कि इनको अधिकार कैसा दिया जाए। इस पर बहुत ही न्याय संगत ढंग से मंथन हो रहा है और हमारे सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी भी इसे लेकर, क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री थे, इसे लेकर वो भी गंभीर है और सरकार को पत्र लिखा है। कांग्रेस चुटकी लेती है, अरे वो वही कांग्रेस पार्टी हो जो इन शिक्षकों को गलत नियुक्ति दे दिए, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। अरे नेतागिरी मत करिए भाइयों, इनके पेट की चिंता करिए। ये हमारे भाई है, हमारे बंधु है और न्याय संगत रूप से इनका जो भी है इनका निर्णय तो करना पड़ेगा। और हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार बिल्कुल गंभीर है, क्योंकि गलत ढंग से इनको नियुक्ति की गई थी। विचारों को, इन शिक्षकों को, मेरे भाइयों को, बहनों को गलत ढंग से नियुक्ति दे करके ये कांग्रेस सरकार ने इनके सामने आज बहुत बड़ा विकट स्थिति ले आया है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान में जाने पे जो भी आया है, सर्वोच्च न्यायालय का भी हमको सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सम्मानीय न्यायालय है। ठीक है, लेकिन इनका भी अधिकार जरूरी है। क्या है, बाकी बातें तो ठीक है अग्रवाल जी, लेकिन बात यह है कि अब गेंद आपके पाले में है। लेकिन ठीक है, मैं आऊँगा, इसका जवाब दीजिएगा। अभिमन्यु मिश्रा जी, मैं नहीं समझता कि आप भी बिल्कुल आप भी वही समझते होंगे, इस पर राजनीति ठीक नहीं है। कोशिश ये कैसे की जाए, कोशिश इस रूप में की जाए कि इन छात्रों को रोजगार मिल सके, समकक्ष रोजगार मिल सके, या फिर वो जो पिछले 4 महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं जिन भी परिस्थितियों में, उनका एक तरीके से उनका आंसू कम से कम पूछा जाए। और उनके मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको उनका अधिकार, क्योंकि भाई वो तो न्यायालय ने निर्णय लिया है, न्यायालय का अपना निर्णय है, लेकिन सरकार इस दिशा में पहल करे और इसके लिए विपक्ष जो है, विपक्ष की नहीं सर, रचनात्मक भूमिका में रहे। अभिमन्यु जी।
संजय जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्टों को नमस्कार जी। देखिए, बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहूंगा, ना राजनीतिक बात करना चाहूंगा, लेकिन जब सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं को सुनता हूँ इस प्रकार क्या लोगों को भ्रमित करते और गुमराह करते तो बहुत दुख होता है जी। उन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस शासन में अपने मन से उन्होंने भर्तियां की, तो बताना चाहूंगा कि 2018-19 के जो नियम थे, जो गजट में लिखे थे, एनसीटी के जो नियम थे उसके तहत भर्ती की गई। उसके अलावा जो एक पूरे देश भर में जो डिसीजन जब आया तो पूरे देश भर में एक साथ लागू हुआ, लेकिन सब जगह बर्खास्तगी नहीं की, ये अब ध्यान दिया जाएगा। ये एक तो स्टेट का बात हुई जहां बर्खास्त कर दिया गया। आप यहाँ पर भी देखें, इन सबको बर्खास्त कर दिया गया। कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा था कि ये तो काम करने, इनको काम से बाहर कर दिया जाए। और उसके बाद ये भी सोच सकते थे कि इनका समायोजन कहाँ। देखिए, आप राजनीति कौन कर रहा है यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, आपने बिल्कुल सही बात की, आज गेंद उसके पाले में है, उसके बाद भी हल निकालने के बजाय वो आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है। ये भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की गलती थी। और सबसे पहली बात तो मेरा जो सोचना है कि उनको बर्खास्त ही नहीं किया जाना चाहिए था। उनको एक तरीका खोजना था समायोजन का। अगर बर्खास्त नहीं किया गया था तत्काल प्रभाव से, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आज उनको अंगारों पे चलना पड़ रहा है, लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। अब उनको ये भी आश्वासन दिए जा रहे हैं कि नहीं आपका काम होगा, टाइम बाउंड कुछ बता नहीं पा रहे हैं। समिति का गठन कर दिया गया है, समिति 3 महीने से गठित है, 2 मीटिंग हो चुकी है, और समिति के मीटिंगों में आप बीएड शिक्षकों की तरफ से कोई प्रतिनिधि को भी नहीं बुलाया जाता है। तो मतलब अभी तक उनको पता भी नहीं है कि 2 मीटिंगों का सार क्या निकला या क्या निष्कर्ष निकला। तो ये मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप का मतलब नहीं है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बर्खास्त कर दिया तो वो उनको वापस ले, या हमारे भाइयों बहनों का दुख है। ये सब डायलॉग बाजी जो अभी कर रहे थे दिनेश जी, तो उनको मैं वही बताना चाहूंगा कि हमने तो नियुक्ति की, उसके बाद जब आपकी सरकार है तब भी वो प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आया तो एकदम आनंद फानंद में उनको पहली बात तो बर्खास्त नहीं करना चाहिए था। अगर कर भी दिया है तो आपने अगर समिति बनाई है तो समिति कोई टाइम बाउंड कार्यक्रम करे कि इतने समय में समिति रिपोर्ट पेश करेगी। उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, तो वो कब रिपोर्ट पेश करेगी इसका कोई ना बीएड शिक्षक जानते हैं ना कोई जानता है जी। उसके अलावा अब मैं आता हूं, जो सांसद जी ने एक सुझाव अपनी तरफ से दिया, बृजमोहन अग्रवाल जी ने, रायपुर सांसद जी ने, उन्होंने ये कहा कि जो 4000 से ज्यादा पद अभी लैब टेक्नीशियन के खाली जी, उसमें इनको समायोजित किया जा सकता है, क्योंकि वो जो इनकी शिक्षा जो इनका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से समझ, क्योंकि आप देखिए ये क्वालिफिकेशन कम है ऐसा वाला मामला नहीं है। ये लोग ओवर क्वालिफाइड, बिल्कुल ये लोग ओवर क्वालिफाइड। डीएड चाहिए था, बीएड मिला है, बल्कि बीएड में जिन लोगों को लिया गया है वो इनसे कम क्वालिफाइड थे, कम नंबर भी कई लोगों ने नौकरी कर रहे हैं। अब देखिए समस्या ये, इन लोगों ने, कई लोग ने दूसरी सरकारी नौकरियां छोड़ के नौकरी ज्वाइन की है, किन्हीं लोगों ने घर बनाया, घर का लोन लेके रखा है, किसी ने बहन की शादी की है उसके लिए लोन लेके रखा है। अब एकदम से अगर आपका आवक का स्रोत खत्म हो जाए और आज कह दिया जाए कि आपकी नौकरी समाप्त हो जाए, कर दी जाती है, तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। और इस स्थिति में उनकी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं थी भाई। नियुक्ति जब रिक्रूटमेंट हुआ उसके बाद उनकी नियुक्ति हुई, तब तक सब कुछ सही था। कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद से सब गड़बड़ शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं 4 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। आज वे जो भुगत रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रही है। आप देखें कि 57,000 शिक्षक भर्ती के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई थी, युवाओं ने इनको वोट दिया था। तो आप देखेंगे वो भी जब अभी तत्काल में शिक्षा मंत्री सीएम साहब स्वयं है, जब उनसे विधानसभा में पूछा गया कि कब तक के शिक्षक भर्ती हो जाएगी, तो वो उस बारे में वो भी कुछ बता नहीं पाए, कोई ना समय सीमा बता पाए कि अब तक कर लेंगे, जबकि पहले ये कहते थे कि हम 100 दिन के अंदर 35,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। मैं एक बार रमेश जी से पूछ लेता हूँ, मान्य जी, एक बार मैं रमेश जी से पूछ लेता हूँ, रमेश जी से पूछ लेता हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी बता दीजिए दिनेश जी, जल्दी कहिए, रमेश जी के पास जाना है जी। मैं अपने अभिमन्यु भाई से निवेदन करूंगा कि राजनीति मत करें, क्योंकि आपका किया हुआ को आज मेरे, मैं भी आपसे निवेदन करूंगा ना करेंगे जी। आप राजनीतिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अरे उनका दुख में घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, गलत काम करवा लिए हो, और जब सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ आता है क्योंकि आपकी करनी का फल यहाँ भुगत रहे हैं, तो आप गेंद हमारे पाले में डालते हो। अरे हम बिल्कुल उनका न्याय करेंगे, और हमारे सम्मानीय सांसद जी बिल्कुल गंभीर है, इसलिए सरकार को हमारे सामंजस्य बनाकर हमारे सांसद जी कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास ना रीति है, ना नीति है, ना इनके लिए आंसू बहाने के लिए टाइम है, इसीलिए आप विपक्ष में चुपचाप बैठे। ठीक है दिनेश जी, रमेश जी बताइएगा। और मैं ये भी देख रहा था, कहीं मैं पढ़ रहा था तो कुछ बातें सामने आ रही थी, उसमें ये था, मैं ये नहीं कहूँगा किसने कोट किया था, क्योंकि हो सकता है कि विषय थोड़ा दूसरा हो, लेकिन एक कोट आया था, एक संस्था की ओर से ही, जिम्मेदार संस्था की ओर से कोट आया था।
और ये कहा गया था शिक्षक भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में ही, मतलब ये जो पदोन्नति भर्ती अधिनियम है, पदोन्नति नियम है 2019, इसमें ही अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी कर दी गई थी, जिस वजह से ये सब कुछ खड़ा हुआ। रमेश जी, मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे प्रकरण, ये प्रकरण वाकई में काफी गंभीर है। इस पूरे प्रकरण में राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बात पूरी रखी जानी चाहिए। आप विषय को समझिए। बीएड के जो आज बर्खास्त शिक्षक हैं, उन लोगों की नियुक्ति वहां पे हुई जहां डीएलएड वालों की नियुक्ति होनी थी। आप ये समझिए कि जब बीएड वालों की नियुक्ति हुई तो वो डीएलएड के अभ्यर्थी जिनको वहां नियुक्त किया जाना था, उनके साथ अन्याय हुआ और वो इस अन्याय के खिलाफ बैठे नहीं रहे। एक मिनट में रुकूंगा। जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, एनसीटी, उस समय 2018 का जो नियम था, जिस नियम के तहत ये भर्ती हुई थी, जो एक नियम था एनसीटी का, उस नियम में डीएड और बीएड दोनों को ही प्राथमिक शिक्षक के रूप में योग्य माना गया था। उस नियम में ही नहीं, मैं जो बात करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया, कहा कि नहीं नहीं, ये शिक्षा की गुणवत्ता के विरुद्ध है। जी जी कहिए। देखिए, ये पहली बात तो ये समझने की कोशिश करिए, ये छत्तीसगढ़ का ही मामला है। छत्तीसगढ़ के बाहर किसी राज्य का आप उदाहरण नहीं बता सकते हैं, जहां तक मैं जानता हूँ। नहीं है, राजस्थान से उठा था मामला, ये विषय ही राजस्थान से उठा था। जब राजस्थान में इस विषय को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। जी, पर ये जो राजस्थान में, ये छत्तीसगढ़ के लड़के कोर्ट गए थे, यही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहले डिसीजन आया था। हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट ये जो बीएड के लोग थे, ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और राज्य की सरकार हाई कोर्ट के डिसीजन को मानने को तैयार नहीं थी। जी। तो सुप्रीम कोर्ट में बीएड के जो छात्र गए थे, इनकी आप बताइए जी रमेश जी, आप बताइए। जी जी। इनकी अपील सुनी नहीं गई। डीएलएड के लोगों को की बात को डिटो कर दिया गया, हाई कोर्ट के आदेश को डिटो कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 2 बार अल्टीमेटम दिया राज्य सरकार को, तब जाकर के ये कार्रवाई की गई। ये तो एक पक्ष हो गया कि हम केवल बीएड के लोगों की बात न सुने, हमको डीएलएड के अभ्यर्थियों के जो बेरोजगार है उनके प्रति भी संवेदनशील होना पड़ेगा। नंबर 1 चीज। दूसरा, जो आज ये नौबत आई हुई है, इस नौबत से निपटने के लिए इन बच्चों के साथ भी अन्याय न हो, राज्य सरकार का दायित्व है कि उनको कहीं न कहीं एडजस्टमेंट करे, जिसके लिए राज्य सरकार ने मेरी जानकारी में तो है, जैसा कि अग्रवाल जी बता भी रहे हैं, दिनेश जी, कि राज्य सरकार इसके लिए पहल की है। वो कमेटी का गठन किया गया है। अभिमन्यु जी बता रहे हैं कि 2 बार कमेटी की बैठक भी हो गई है। तो कोई न कोई रास्ता राज्य सरकार निकालेगी और निकालने की तैयारी में है। इसके लिए बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, उनसे अपील करूंगा कि इस तरह से कोई उनके आंदोलन से कोई डिसीजन नहीं होने जा रहा है। इस तरह से वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अगर उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माने तो राज्य सरकार उनकी आंदोलन पे कैसे निर्णय ले लेगी। और मैं ये सांसद जी से कहूंगा कि जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, वो बीएड अभ्यर्थियों के साथ जितने संवेदनशील हैं, वो डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ भी उतने ही संवेदनशील नजर आए, तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा। जी 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 हाँ बिल्कुल, क्योंकि डीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें तो वो पद मिल चुका है, वो नौकरी मिल चुकी है। और जितने पद पर, क्योंकि ये बता रहा हूँ 6282 पद थे जिस पर भर्तियाँ थी, और 2897 वो पद थे जहाँ पर कि बीएड डिग्रीधारी चयनित किए गए थे। तो अब उन्हें बर्खास्त कर डीएड डिग्रीधारियों को ये नौकरी दे दी गई है। और जो भी बात हो रही है, न्यायालय का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये तो सर्वमान्य है, ये तो प्रश्न ही नहीं। लेकिन बात यही है कि जो बर्खास्त किए गए हैं उनका समायोजन कैसे हो सकता है, समानांतर उसी योग्यता के किन्हीं पदों पर उन्हें कैसे रखा जा सकता है। मिडिल और हाई स्कूल के कुछ ऐसे पद जो कि प्रयोगशाला सहायक के हैं, व्यायाम शिक्षक के हैं, वो उन्हें कैसे दिए जा सकते हैं, इस पर सरकार को विचार करना होगा। और विचार करने के लिए धाराएं भी उपस्थित हैं संविधान में। संविधान की धारा 21 खुद कहती है, आर्टिकल 21 कहता है, जो कि कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ठीक है, बहुत सी धाराएं मिल जाती हैं, करना हो ना करना हो दोनों के लिए, लेकिन बात वही है। चलिए, आप उस समय ये कह रहे थे, अब मैं आपको आता हूँ आपके पास
अग्रवाल जी आप ये बताइए, आपने जितनी तमाम बातें कही ठीक है, आपने कोस लिया मन्य जी को, कांग्रेस को, अब तो आपके पाले में गेंद है, आपके पाले में जो समिति बनी है, क्या बैठक हो रही है, क्या कुछ निकल रहा है, थोड़ा सा आप लोग भी बीच बीच में जाके शास्त्रों को बताइए ना कि ये बैठक में हुआ, हम इतने कदम आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये दृश्य ना देखना पड़े ना, जिसने भी किया हो, जैसी भी नियुक्ति हुई हो। अग्रवाल जी। संजय जी बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, हमारी सरकार सहमत है, इसीलिए इनके साथ कांग्रेस जो अन्याय की है, गलत नीतियां लाई है, वो नीति ना हो, इसलिए हमारी समिति जो है पूरे विचार कर रही है जी। ऐसा कोई भी नियम कानून के तहत फिर नहीं लाना चाह रही है कि इनके कांग्रेस के किए गए गलत कामों की जो आज हर जाना मेरा शिक्षक भाई भुगत रहा है, भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन नियम और कानून और प्रावधान के तहत सरकार करने के लिए हर वो विधि विभाग का सम्मत मांग कर करके वो समिति, हमें सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करना पड़ेगा, वो सर्वोच्च न्यायालय है। और रही बात अभिमन्यु जी बोल रहे थे बर्खास्त करने का आदेश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त करने का आदेश दिया था, तभी इनको बर्खास्त किया गया था राज्य सरकार, वो क्योंकि हमारे बच्चे हमारे घर के, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी माताएं हैं, उनके साथ ये विष्णुदेव साय की सरकार खड़ी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाऊंगा, इन शिक्षकों के साथ जितना हो सकेगा न्याय, ये विष्णुदेव साय की सरकार कितना हो सकेगा न्याय अग्रवाल जी, कितना न्याय हो सकेगा? पूरा न्याय हो सकेगा, जो नियम कानून का प्रावधान के तहत होगा। देखिए नियम कानून प्रावधान तो ये कांग्रेसी किनारे कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी अपने बच्चों या अपने आपके पूरे वचनों में जो जितने सेंटेंस थे उसमें मैं कभी उसको अंत तक जाते नहीं देखा कि इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, वहां खत्म नहीं हुआ सेंटेंस कहीं। संजय जी देखिए वहां कहीं कीजिए ना खत्म। संजय जी मैं आपको एक चीज इस चैनल के माध्यम से, आपका बहुत लोकप्रिय चैनल है, आज मेरे बीएड डीएड शिक्षक बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, हम लोग बड़बोलापन नहीं करते कि नियम कानून का है, क्योंकि संविधान की बात करेंगे, प्रावधान की बात करेंगे, लेकिन मेरे भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इनका कहीं ना कहीं उपाय करके ये विष्णुदेव साय की सरकार इनके हक को नहीं मारने देगी। जिस हिसाब से कांग्रेस ने गलत ढंग से बीएड और डीएड शिक्षकों को आपस में जो भी सामंजस्य था उसको बिगाड़ दिया था, तो मैं आज उनका दुख के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उनके साथ न्याय संगत जो भी अब दुख में खड़े मत होइए सर। मन्नू जी बोले कि दुख में खड़ा हूं तो समझ में आए, आपको तो दुख हरना है। बिल्कुल दुख हरता होने चाहिए आप तो। बिल्कुल संजय जी आपके साथ मैं सहमत हूँ, हम लोग दुख हरने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, वो सर्वोच्च न्यायालय है, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। हम क्या कोई भी नहीं कर सकता, उन्हें मत दीजिए तो समानांतर पदों पे, मतलब समायोजन कर लीजिए किन्हीं और पदों पे जो खाली हो, उसी योग्यता के होते हो। बिल्कुल उसमें न्याय संगत ढंग से, मैं फिर बोल रहा हूँ आप ही की बात को बोल रहा हूँ, न्याय संगत ढंग से नियम कानून के तहत पूरा विश्लेषण करके जो समिति बनाई गई है, इसीलिए बनाई गई है, हम इग्नोर नहीं कर रहे, क्योंकि इग्नोर करते तो ये समिति वमिति नहीं बनती। समिति हर विषय पे जांच करके जो हो सकता है, लेकिन आप जानते हो कानून की अपनी भाषा होती है, समय लगता है, नियम कानून कायदे सबको अपन को देखना पड़ता है। ये एक दिन का बच्चों का खेल नहीं है। जैसे कांग्रेसी आप हम सब देखे थे, इन लोग प्रमोशन दे दिए थे रातों रात, पैसा लेके 2-2 लाख लेके, कितने मतलब इन लोग हर शिक्षा विभाग हो चाहे पीएससी हो चाहे कोई भी हो, घोटाला करने से बाज नहीं आए थे, जिसका हर जाना आज हमारे भाई भुगत रहे। आज पीएससी के भाई कई रडार में है, कई लोग पीएससी में इनके घोटाले की वजह से जेल जा चुके, घोटाला कर करके। अभिमन्यु जी जी सीधे जवाब। देखिए इनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही, और दूसरा इनकी गलती भी नहीं है, इनको कुछ पता भी नहीं कि क्या होने वाला है या क्या होगा उनका, तो ये ऐसी बात घुमाएंगे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे खराब आदत तो ये है कि अपनी विफलताओं का ठीकरा वो हमारे ऊपर फोड़ने की कोशिश करते। अभी थोड़ी देर पहले आपने रेखांकित किया इस बात को, लेकिन दिनेश ने उसे सुना नहीं और बार बार वही अपनी जलेबी घुमाते रहे वो कि कांग्रेस सरकार ने गलत नियुक्तियां की। आपने अभी रेखांकित किया उस बात को, उनको सुनना चाहिए था कि 2018-19 के नियम के तहत नियुक्ति हुई, उसके बाद में कोर्ट ने उसको स्क्रैप कर दिया, उसके बाद आज आपके हाथ में है उनका क्या रास्ता निकालना है। लेकिन ये कांग्रेस और राजल आपने तक के सीमित, ये अभी तक माला जप रहे हैं कांग्रेस 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 कांग्रेस, इनकी गलती। तो अब भाई 1.5 साल 2 साल हो गए,
अब बचे 3 साल आप सरकार चलाएंगे कि अभी भी माला जी अपने काम करेंगे? आपने देखा इस पूरे डिबेट में मैंने जो बात करी, मैंने रास्ते क्या क्या निकल सकते हैं बात करी, आदरणीय रमेश जी बैठे उन्होंने क्या क्या रास्ते निकल सकते हैं बात करी, आपने क्या क्या रास्ते निकल सकते हैं बात करी, लेकिन दिनेश जी जो कि सरकार के नुमाइंदे हैं उन्होंने केवल बात घुमाई। तो जो ऐसा होगा, जब इस प्रकार की चीजें होंगी तो रास्ता कैसे निकलेगा? आप स्वयं बताएं, कैसे रास्ता निकलेगा? आप कहिएगा ना दिनेश जी, आऊंगा। वो यही सब होगा। एक बार जाके उनकी बात कर लेते, एक बार जाके मुख्यमंत्री जी उनसे मिल लेते, तो कम से कम उनको एक बार ढांढस बंधा देते कि भाई हम बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी उनसे डायरेक्ट बात नहीं करते, मुख्यमंत्री जी अपने निजी सचिव से बात कराते हैं, कभी अपने सेक्रेटरी से बात कराते हैं। एक बार जाके क्या मिलना उनसे उचित नहीं लगता क्या कि उनको बता दिया जाए कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, आपको लगातार ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मुझे बहुत दुख हो रहा है सब बोलते हुए, ये सब दिनेश जी को बोलना चाहिए। और ये सब मैं चाहता हूं आपके माध्यम से दिनेश जी को बोलना चाहता हूं कि अगर आप पहुंचा सकें तो इस प्रकार की बातें अपने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं कि जितने जल्दी हो सके उनकी समस्या का निवारण करें। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए समिति ऐसा हो गई है के कि कभी बोलते हैं किसी बात को ठंडे बस्ते में डालना हो तो समिति बना दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समिति को काम करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि समिति की डेवलपमेंट क्या हो। नहीं, बिल्कुल ये सरकार के संज्ञान में है, क्योंकि मैं भी कई बार देखा था, कई बार हमारे भी रिपोर्टर्स होते हैं, हमने भी देखा है कि जब भी इसमें जवाब आते हैं, मैंने जो देखा है सकारात्मक जवाब ये आते हैं। क्योंकि आप सभी से ऐसा समझिएगा, रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ, जैसा ये विषय बड़ा है सर, इस रूप में बड़ा है, संख्या उस हिसाब से मत देखिए, लेकिन जो 2897 युवा हैं, जो कि एक तरीके से एक ऐसा घटनाक्रम होता है कि समझिए कि रातों रात सब कुछ छिन गया एक निर्णय के बाद, और उन्हें पता भी नहीं कि भाई गलती किसकी। अब ये विषय कब फिर से निकला है, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं करना चाह रहा था बहुत दिनों से कि भाई इसमें हो क्या रहा है, लेकिन अब जो बच्ची जो वहाँ पर आंदोलन में बैठी हुई है उसे बिच्छू डंक मार देता है और वो अस्पताल जाती है। ये सारे घटनाक्रम कुछ होते हैं जो दुखद है। तो उसके बाद ये समझिएगा ये विषय बड़ा इस रूप में है कि ये सरकारों की गलतियां हैं, बच्चों की गलतियां नहीं हैं, सरकारों की गलतियां हैं। तो सरकारों की गलतियों को बच्चे क्यों भुगतें, उनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। आपको लगता है कि विषय बड़ा है, सरकार गंभीर है, रास्ता निकलेगा? रमेश जी देखिए संजय जी, मैं ये कहूंगा जी, इसमें मैं अभिमन्यु मिश्रा जी से भी अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, दिनेश अग्रवाल जी से जी, इसमें गलती किसी की नहीं है, न सरकार की है और न ही ये बीएड के जो बर्खास्त शिक्षक हैं उनकी विचारों की गलती जी। ये एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि दोनों किनारे हो गए, सही है, शिक्षक भी बर्खास्त हो गए और सरकार पर भी एक आपदा आन पड़ी। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि सरकार, हालांकि मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, तो जरूर बात को कहीं न कहीं सोच रहे होंगे या कहाँ पे गड़बड़ी होगी ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये जो बीएड के आंदोलित शिक्षक बंधु हैं, इनके एक प्रतिनिधि मंडल को बुला लें, उनसे वार्ता कर लें, उनको बता दें कि भाई आपकी जो संकटकालीन स्थिति है उससे मैं भी अवगत हूँ और उसका समाधान निकालने की सरकार कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं को भी एक प्रतिनिधि मंडल चाहे वहां चला जाए चाहे वहां से आ जाए, बुला ले प्रतिनिधि मंडल को और सार्थक बात कर ले। और मैं नेता प्रतिपक्ष होने के कारण और मुख्य विपक्ष की भूमिका में होने के कारण कांग्रेस की भी ये जिम्मेदारी है। मैं चरणदास महंत जी से भी अपील करूंगा कि वो इनके एक प्रतिनिधि मंडल को बुला ले और उनकी बात शासन तक जाती है और उनको समझा दे, उनको बता दे। और मैं बीएड के जो शिक्षक बंधु हमारे आंदोलनरत हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि वो सब्र करें, धैर्य करें और इस तरह से कोई गलत कदम न उठाएं जिससे उनको शारीरिक रूप से नुकसान उठाना पड़े, आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़े। वो भी समझ रहे हैं कि अचानक ये फैसला नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। तो इसके लिए उनको भी थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा, संवेदनशील बनना होगा, क्योंकि उनके जो भाई हैं जो डीएलएड के जिनके हक पर इनका हक रख दिया गया था, उनके बारे में भी सोचे। वो भी बेरोजगार थे, उनको भी रोजगार चाहिए। तो ये एक समग्र रूप से सबको सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। जैसे आपने अपने चैनल के माध्यम से ये बात उठाई तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विषय आपने चुना, जिसके लिए तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। ये एक गंभीर विषय है और इस पे बहुत सार्थक संवाद होना चाहिए, इस पे राजनीति तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो और भी बात करता लेकिन समय की बाध्यता है। आप सभी जुड़े इस चर्चा में,
दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रमेश जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात वही हो रही है जो कि बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं, आंदोलन पर हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन भी मिल रहे हैं सरकार की ओर से। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा और समिति का जो गठन किया गया है, बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कब तक निर्णय आता है उनके पक्ष में, समायोजन का सरकार कौन सा तरीका चुनती है और उन्हें किस तरह से समायोजित किया जाता है, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि कितना इंतज़ार करना होगा तब तक इन युवाओं को। चलिए देखते हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।